मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे। इस वीडियो लेक्चर में हमें भारतीय संविधान का भाग 2 अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 का अध्ययन करना है, जिसमें नागरिकता का उपबंध किया गया है। तो चलिए अपना मेन फोकस या अनुच्छेद 5 शुरू करने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि नागरिक कौन होते हैं, विदेशी कौन होते हैं और भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे नागरिकता। अब नागरिक कौन है? तो नागरिकों से आशय उन व्यक्तियों से होता है जो किसी देश के राजनीतिक समुदाय का सृजन करते हैं। संगठित रूप में वे अपने सामान्य कल्याण एवं व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारों के लिए राज्य का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। नागरिकों को सभी प्रकार के लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु विदेशियों को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो ये हो जाते हैं नागरिक जो अपने व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकारों के लिए राज्य का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। अब विदेशी कौन है? तो विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इनकी दो श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं विदेशी मित्र, जो या जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, और दूसरे हैं विदेशी शत्रु। इनके साथ भारत का युद्ध चल रहा होता है। इन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं और वे गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अब भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। दूसरा है अनुच्छेद 16, जो लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, जो स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है, जिसमें वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन व संघ संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ये मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं। अनुच्छेद 29 व 30, जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनावों में मतदान का अधिकार, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इसके अलावा स्थान रखते हैं मूल कर्तव्य। जैसे इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना होता है, जैसे कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। और इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में प्रावधानित है। अब नागरिकता के विषय में संवैधानिक उपबंध क्या क्या है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका तात्पर्य भी मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको समझाया था। होता क्या है कि भारत में सिर्फ भारत की ही नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि राज्यों की नागरिकता अलग और भारत की नागरिकता अलग हो। भारत में भले ही नागरिक किसी भी राज्य में क्यों ना निवास कर रहा हो, लेकिन वो उस राज्य का निवासी नहीं अपितु भारत का ही निवासी कहलाता है। इसीलिए भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका के जैसी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है।
संविधान का भाग 2 सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। अतः नागरिकता के संबंध में इसमें स्थायी एवं विस्तृत उपबंध नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 11 इस बात का प्रावधान करता है कि संसद नागरिकता के विषय में उपबंध कर सकती है अर्थात कानून बना सकती है, और संसद ने इसी अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 का सृजन किया था, जिसमें समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन के कारण संशोधन किए गए। 2019 में आप लोगों को याद होगा अभी हाल ही में CAA का व्यापक विरोध चला था, जो और कुछ भी नहीं नागरिकता अधिनियम 1955 का ही एक संशोधन है, जो हम इसी वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। जबकि इस भाग से संसद को इस बात का अधिकार मिला है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए, जिसके तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 एवं हाल ही में 2019 में भी संशोधन किया गया है। अब अनुच्छेद 5 का अध्ययन करते हैं अपन। अनुच्छेद 5 यह संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वह निम्न 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, जैसे यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। तो अगर इन तीनों में से कोई एक शर्त उस समय का व्यक्ति फुलफिल कर रहा था तो वह संविधान के लागू होने के समय से ही भारत का नागरिक माना गया था। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका या उसके माता पिता या पितामह पितामही मतलब दादा दादी या मातामह मातामही मतलब नाना नानी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। दूसरा है या तो वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आकर सामान्यतः रह रहा हो, उसके पश्चात आया हो किंतु संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण उसने करा लिया हो। तो ये अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान करता है, जिसकी 2 शर्तें हैं। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। यह पाकिस्तान को जाने प्रवचन मतलब जाना पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों के अधिकार के बारे में है, और इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है चला गया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये डेट याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में चला गया हो जो आज पाकिस्तान के अधीन है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किंतु यदि वह, अब यहां पर एक शर्त भी है, किंतु यदि वह किसी ऐसी अनुज्ञा के द्वारा पुनः भारत लौट आया हो जो उसे पुनर्वास या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन दी गई हो, तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रव्रजन किया है और वह अनुच्छेद 6 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, इस मैप से समझिए, जो अनुच्छेद 6 है वो पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों का उपबंध करता है, और अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों का प्रबंध करता है।
अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। यह भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या पितामह पितामही मतलब दादा दादी अथवा मातामह मातामही में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश के भारतीय राजनयिक मतलब जो डिप्लोमेट्स होते हैं या राजदूत होते हैं उस देश के भारतीय राजनयिक को नागरिकता हेतु आवेदन किया हो तथा राजनयिक ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो। तो इस प्रकार से विदेशों में रह रहे भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता के अधिकार का उपबंध अनुच्छेद 8 में किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 5 से 8 4 व्यवस्थाओं पर चर्चा करता है। पहला है व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो जो कि अनुच्छेद 7 है, और भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो जो कि अनुच्छेद 8 है। अब अपन बात करते हैं नागरिकता के बारे में जो अन्य संवैधानिक उपबंध हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 9, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, किसी अन्य प्रकार से नहीं। तो अनुच्छेद 10 इस बात का प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीनना है तो वह सिर्फ कानूनी प्रावधानों के तहत ही छीनी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब अनुच्छेद 11 क्या प्रावधान करता है? तो इसके अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा ना, नागरिकता अधिनियम 1955, वो इसी अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने बनाया है। चलिए अब हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। क्या था ये नागरिकता अधिनियम 1955? तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उसका उपबंध करता है। मतलब नागरिकता कैसे सृजित की जा सकती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, इसका प्रावधान इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया है, जो अनुच्छेद 11 के तहत हमारी संसद ने इसका निर्माण किया था। अब तक कुल 9 बार इसमें संशोधन किया गया है। 57, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अभी हाल ही में भी इसमें संशोधन हुआ है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा प्रदान की गई थी, जो इस नागरिकता अधिनियम की धारा 11 में प्रावधानित है। 1955 में राष्ट्रमंडल के देशों के नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता का उपबंध था, परंतु 2003 में जो संशोधन किया गया उसके तहत राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों का यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रमंडल नागरिकता का एक क्लॉज था इस नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसके तहत राष्ट्रमंडल जो कि ऐसे देशों का संघ है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उन देशों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती थी, परंतु 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। अब अपन बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता
कितने तरीके से अर्जित की जा सकती है। सबसे पहले हम अर्जन के बारे में पढ़ लें, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यह नागरिकता समाप्त होती है। तो ये 5 आधारों पर अर्जित की जा सकती है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से एवं भूमि अर्जन के माध्यम से। अब हम इन हर एक तरीके को सेपरेटली स्टडी करते हैं कि जन्म से कैसे यह भारतीय नागरिकता अर्जित की जाती है। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। देखिए, एक्चुअल में जो प्रावधान था वो ये है कि 26 जनवरी 1950 जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, तो संविधान के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इस क्लॉज का बहुत गलत फायदा उठाया गया। जो हमारे दुश्मन देश के लोग थे, उनके अगर बच्चे भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म ले लेते थे तो वे जन्म से ही भारत के नागरिक कहलाते थे। इसीलिए संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया और ये प्रावधान किया गया कि 1 जुलाई 1987, क्योंकि इसी टाइम पर 86 में ही ये परिवर्तन हुआ था। 1 जुलाई 1987 के पूर्व, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद से और 1 जुलाई 1987 के पहले से जन्मा कोई व्यक्ति अपनी माता पिता की नागरिकता के बावजूद अगर उसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर हुआ है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारत ने 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मतलब ये जो संशोधन किया गया था 1986 में, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि अब जन्म से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रावधान ये है कि उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी देश में भारत का नागरिक माना जाएगा, या उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। माता या पिता में से एक या माता या पिता में से एक जन्म के समय भारत का नागरिक हो, और अगर दूसरा नागरिक नहीं भी है तो अवैध प्रवासी ना हो। तो ये जो प्रावधान है, इन प्रावधानों के तहत जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। क्योंकि संविधान की शुरुआत में सिर्फ यही प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्मा है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। परंतु 1986 में इसमें परिवर्तन हुआ और यह प्रावधान किया गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके बाद दिसंबर 2004 में फिर से एक परिवर्तन किया गया और वह यह था कि माता या पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, या फिर माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो लेकिन जो दूसरा है वो अवैध प्रवासी एटलीस्ट ना हो। यह है जन्म के आधार पर जो भारतीय नागरिकता मिलती है उसके प्रावधान। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक, जो भी राजदूत वगैरह होते हैं, वो उसकी श्रेणी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक और शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि वंश परंपरा के आधार पर
कैसे भारत की नागरिकता अर्जित की जाती है। तो कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता, अभी यहां पर सिर्फ बात हो रही है पिता, यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों, यानी 26 जनवरी 1950 तो वो वाली डेट हो गई जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो फिर से इसको ध्यान से देखिए कि वंश परंपरा के आधार पर सबसे शुरुआत में प्रावधान था पिता के आधार पर, और यह प्रावधान रहा है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक। वंश परंपरा के आधार पर पिता की नागरिकता के अनुसार बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद प्रावधान क्या हुआ, तो 10 दिसंबर 1992 के बाद यह प्रावधान हो गया कि जन्म के समय माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य था, तो वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब अपन बात करें कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कांसुलेट, मतलब वही राजनायक, भारतीय कांसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से इस अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये प्रावधान हो गए हैं अब 3 दिसंबर 2004 के बाद के। अब एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग नहीं कर देता। तो कोई भी नाबालिग व्यक्ति है, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो वंश परंपरा के आधार पर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक पिता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता दी जाती थी। इसके बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 के पहले माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य था जन्म के समय, लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद फिर से जो कहना चाहिए कि जो प्रावधान थे उनमें परिवर्तन किया गया, और फिर परिवर्तन ये हो गया कि जिस देश में बच्चे का जन्म हुआ है वहां पर जो भारतीय कांसुलेट है, मतलब जो राजदूत है, उसके यहां जाकर पंजीकरण कराना होगा। तो वर्तमान में ये प्रावधान लागू है। अब अपन बात करते हैं कि पंजीकरण के द्वारा कैसे भारतीय नागरिकता मिलती है। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त करने पर किसी व्यक्ति, बस वो अवैध प्रवासी ना हो, को भारत की नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से संबंधित हो। मतलब कुछ यहां पर शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों पर अगर व्यक्ति खरा उतर रहा है तो पंजीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो सबसे पहला उपबंध है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। मतलब पंजीकरण के लिए अगर कोई व्यक्ति आवेदन दे रहा है तो आवेदन देने से पहले उसने
7 वर्षों तक भारत में निवास कर लिया हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। अविभाजित भारत मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जब पार्टीशन नहीं हुआ था। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो, या 7 वर्ष लगातार हो गए हों उसके भारत में रहते हुए। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे ये भी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, तो ऐसे व्यक्ति भी, अभी अपन ने नाबालिग का पढ़ा था और ये ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जो नाबालिग नहीं, इसीलिए इनके लिए यूज हुआ है पूरी आयु तथा क्षमता का हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। ठीक है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश का नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो, या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 माह से साधारणतः निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों, तो वह जन्म से ही भारतीय मूल का माना जाएगा। इन सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेना होती है, जो इस प्रकार है। मैं अमुक, मतलब उस व्यक्ति का नाम, यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूंगा। तो संविधान का पालन करने की और उसके प्रति निष्ठा रखने की इन्हें शपथ लेना होती है। मैं भारत के विधि का पालन करूंगा तथा भारत के नागरिक के दायित्व का निर्वहन भी करूंगा। तो पंजीकरण के माध्यम से जो लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें इस प्रकार से भारतीय कहना चाहिए कि संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना होती है। अब अपन बात करते हैं कि प्राकृतिक रूप से कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को, बस जो अवैध प्रवासी ना हो, को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह निम्न शर्तें पूरी करता हो। ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। मतलब किसी ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां पर प्राकृतिक रूप से भारतीयों पर बैन लागू हो। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता का त्याग कर दे। मतलब जिस देश का वो ऑलरेडी नागरिक था, भारतीय नागरिकता प्राप्त होने के बाद उस देश की नागरिकता को छोड़ दे। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक या थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में वह रह रहा होना चाहिए। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से, मतलब 12 माह की ये जो अवधि है इसके 14 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा सा एक कम और थोड़ा सा अन्य, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश
या उसे जारी रखे, मतलब किसी सोसाइटी का वो सदस्य बनना चाहे, तो इन शर्तों के आधार पर प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा सकती है। एक और शर्त क्या है? हालांकि भारत सरकार इन प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो। मतलब ये जो क्लॉजेस है ना, जिनके आधार पर इस प्रकार की नागरिकता मिल रही है, इन सबको दरकिनार कर देंगे यदि व्यक्ति भारत सरकार को फायदा पहुंचाए, यदि उसे विशेष ज्ञान हो विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव उन्नति के आधार पर। इस प्रकार नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना होती है। अब अपन बात करते हैं कि भूमि अर्जन के द्वारा किस प्रकार से भारतीय नागरिकता मिलती है। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। जैसे जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया और ऐसा आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया था। मतलब जब पौंडीचेरी को अधिग्रहित किया भारत सरकार ने, तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे थे वे ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए। तो इस प्रकार से इन 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति के बारे में। जिस प्रकार से या जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसी में प्रावधान है कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकता अर्जित की जा सकती है और किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो अर्जित किए जाने या जो प्रकार थे अर्जित किए जाने के, वो अभी अपन पढ़ते हुए आए हैं। अब हमें यह पढ़ना है कि किन आधारों पर भारतीय नागरिकता निरस्त हो जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला है स्वैच्छिक त्याग, मतलब खुद से ही व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता त्याग दे। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु तथा क्षमता का हो, मतलब नाबालिग ना हो। ऐसी घोषणा के बाद वह भारत का नागरिक नहीं रहता। अगर वो स्वयं से ही भारतीय नागरिकता त्याग दे तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है यदि वह इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया और अगर उसके बच्चे नाबालिग हैं तो वे भी भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। यद्यपि इस तरह के बच्चों की उम्र 18 वर्ष हो जाने पर वह भारतीय नागरिक बाद में बन सकते हैं। और दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। अब वंचित करने के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से उस व्यक्ति ने प्राप्त की हो और यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, तो केंद्र सरकार ही नागरिकता को समाप्त कर सकती है उस व्यक्ति की। या फिर यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, या फिर पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में
2 वर्ष की कैद हो गई हो। जैसा कि अपन ने अभी पंजीकरण का प्रावधान पढ़ा था, उस पंजीकरण के तहत इसने एप्लीकेशन दी हो भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने की, लेकिन किसी अन्य देश में उसे 2 वर्ष की कैद की सजा सुना दी गई हो, तो उस दौरान भारतीय नागरिकता इसकी समाप्ति की जा सकती है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो अभी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब कार्यवाही कैसे होती है? तो नागरिकता से वंचित करने की कार्यवाही भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध नागरिकता से वंचित करने संबंधी कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे इस संबंध में सूचित करना होगा। सूचित करने के साथ साथ उसे वे आधार भी बताने होंगे जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार उसे नागरिकता से वंचित करना चाहती है। यदि संबंधित व्यक्ति यह मांग करता है कि उसका मामला प्रथमतः जांच समिति के सुपुर्द कर दिया जाए तो सरकार को ऐसा करना पड़ता है। जांच समिति में 2 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होता है। जांच समिति अपना प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को देती है। गृह मंत्रालय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही करने में सक्षम होता है। अब भारतीय नागरिकता के क्या क्या लक्षण हैं? तो सबसे पहले एकल नागरिकता, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया था कि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रायः सभी संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता होती है। जैसा कि हमारे यहाँ का राजनीतिक ढांचा है, हमारे यहाँ संघात्मक ढांचा है, और अधिकतर संघात्मक ढांचा वाले देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। जैसे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ही एकल नागरिकता का प्रावधान करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए संघात्मक ढांचा होते हुए भी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। परंतु भारत में संविधान में कनाडा और म्यांमार के संविधानों की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विपरीत एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। एक तो समस्त देश की नागरिकता और दूसरे उस राज्य की नागरिकता जिसमें संबंधित व्यक्ति निवास करता है। इस प्रकार की नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है। इसी कारण प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सुविधाएं एवं उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, चाहे वह किसी भी राज्य में निवास क्यों न करता हो। इसके विपरीत यूएसए में संविधान में 2 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरे विभिन्न राज्यों की नागरिकता, जिसके तहत राज्य किसी विषय में जैसे वोट देने का अधिकार या सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति आदि के संबंध में राज्यों से संबंधित नागरिक को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता के परिणाम स्वरूप राज्यों द्वारा नागरिकों के बीच इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है जैसा यूएसए में होता है। अब और ये जो नागरिकता है ये संघीय विषय में आती है। भारतीय संविधान में नागरिकता को संघ सूची के विषय में सम्मिलित किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार अर्थात संघीय सरकार को है। 1985 तक भारत में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में जन्म सिद्धांत और वंश सिद्धांत दोनों को अपनाया गया था, परंतु संशोधित नागरिकता अधिनियम 1986 जो अभी अपन ने पढ़ा है के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत की तभी नागरिकता प्राप्त होगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना कि जन्म से ही भारत की नागरिकता मिल जाती थी, ऐसा प्रावधान 1986 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत समाप्त कर दिया गया है। अतः अब नागरिकता के संबंध में वंश के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब भले ही बच्चे का जन्म भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ हो, लेकिन उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
अब अपन बात करते हैं राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता के बारे में। राष्ट्रमंडल, अभी मैंने पहले भी बताया, ये ऐसे देशों का समूह है जो एक समय ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। नागरिकता अधिनियम की धारा 11, मतलब ये जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसकी धारा 11 राष्ट्रमंडलीय देशों की नागरिकता की व्यवस्था करती है। अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि ऐसे प्रत्येक नागरिक को जो राष्ट्रमंडल में किसी देश का नागरिक है, इस नागरिकता के फलस्वरूप उसे भारत में राष्ट्रमंडल की नागरिकता की पद स्थिति प्राप्त होगी। मतलब वो व्यक्ति भारत का नागरिक तो नहीं, लेकिन भारत में ही या इन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही भारत में रहने वाला राष्ट्रमंडलीय देशों का नागरिक कहलाएगा। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 12 में यह उपबंध किया गया है कि केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड संघ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता संबंधी समस्त अथवा कोई भी अधिकार प्रदान कर सकेगी। अब एक समिति बनी थी, ध्यान रखिएगा, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वालों को ही, सभी देशों में रहने वालों को नहीं। इसके अनुसार ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। मतलब LM सिंघवी समिति की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया, जिसके तहत विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर 16 देशों के लिए ऐसा प्रावधान किया गया, लेकिन छोड़ दिया गया किसे? पाकिस्तान और बांग्लादेश। मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह रहा है तो उसे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होगा। इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। जैसा अपन ने पहले पढ़ा था कि 1955 में उपबंधित राष्ट्रमंडलीय नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो 2003 में समाप्त कर दिए गए, वो यही प्रावधान थे। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए, जब तक उनके गृह देश, मतलब जो उनके जिस देश में वो लोग रह रहे हैं वो कहलाएंगे उनके गृह देश। गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। तो 2005 में यह प्रावधान कर दिया गया कि भारतीय मूल के व्यक्ति भले किसी भी देश में रह रहे हो, अगर उनका देश दोहरी नागरिकता का उपबंध करता है तो भारत में भी उन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया गया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की है और इसके तहत PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम को मिला दिया गया। मतलब पहले ये जो भारतीय उद्भव के व्यक्ति विदेशों में रह रहे थे, उनके पास दो प्रकार की सिटीजनशिप होती थी, एक PIO और एक OCI। लेकिन 2015 में PIO और OCI दोनों को एक दूसरे से मर्ज कर दिया गया। अब अपन डिफरेंस समझते हैं और तुलना करते हैं PIO और OCI की। कौन कहलाते हैं PIO या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? गृह मंत्रालय योजना दिनांक 19 अगस्त 2002 के अंतर्गत PIO कार्ड धारक के रूप में जो व्यक्ति पंजीकृत हों वे उनके पास होगा PIO कार्ड। और OCI तो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति
यह योजना 2 दिसंबर 2005 से लागू है ओसीआई की। अब कौन योग्य है पीआईओ के लिए और कौन योग्य है ओसीआई के लिए? कोई व्यक्ति जो किसी समय भारतीय पासपोर्ट धारक हो या वह या उसके माता पिता में से कोई या उसके पितामह जो भारत में जन्मे हो या भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभावी होने से पूर्व से भारत के स्थायी नागरिक हो या इस अवधि के बाद किसी क्षेत्र के भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व वहां के निवासी हों या उस अवधि में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका के नागरिक ना हो, वे एलिजिबल है पीआईओ कार्ड के लिए। या फिर वह किसी भारतीय नागरिक या भारत में जन्मे व्यक्ति का पति या पत्नी हो, तो उन्हें पीआईओ कार्ड के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब ओसीआई में कैसे योग्य होगा व्यक्ति ओसीआई के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए? तो एक विदेशी नागरिक जो पहला 26 फरवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, दूसरा वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक हो या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल होने वाले किसी भाग का निवासी हो। चौथा, इस प्रकार के व्यक्ति के नाबालिग बच्चे, हालांकि यदि आवेदक पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है तो उसे इस योजना के अंतर्गत ओसीआई प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को इस प्रकार से वर्जित करके रखा गया है। अब कौन से राष्ट्र इसके पात्र हैं? तो पीआईओ की जो पात्रता रखते हैं वे हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देश इसके पात्रता रखते हैं। और ओसीआई के माध्यम से भारत के नागरिक बनने वाले ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विश्व के सभी देश एवं श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी देश इसकी कहना चाहिए कि इसकी पात्रता रखते हैं ओसीआई के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण करने की। हालांकि पीआईओ और ओसीआई अब नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। अब अपन बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, पीआईओ के माध्यम से कौन कौन से फायदे हैं। तो भारत की यात्रा के लिए अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे लोगों को जिनके पास पीआईओ कार्ड हुआ करता था। यदि भारत में रहने की अवधि एक बार में 180 दिनों से अधिक नहीं है तो किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती थी। इस अवधि के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर पुनः एफआरआर या एफआरओ मतलब जो फॉरेन या दूतावास होते हैं वहां पर पंजीकरण कराना होता था। कृषि एवं बागान स्थापना को छोड़कर आप्रवासी भारतीयों के समान सभी आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती थी। राजनीतिक अधिकारों में कोई समानता नहीं होगी, मतलब राजनीतिक अधिकार को छोड़कर सभी प्रकार की सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती थी। और ओसीआई को क्या क्या फायदे होते थे? तो भारत यात्रा करने के लिए विविध प्रवेश एवं विविध प्रयोजन जीवन काल का वीजा इन्हें प्राप्त होता था। भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस से रजिस्ट्रेशन की छूट मिलती थी। कृषि एवं बागान स्थापना को छोड़कर आप्रवासी भारतीयों के समान आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती थी। राजनीतिक अधिकारों में कोई समानता इन्हें नहीं मिलती थी। अब अपन बात करते हैं 5वें पॉइंट की। क्या ऐसे व्यक्ति को भारत की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता होती है? अब पीआईओ के लिए अपन देखें तो ऐसा व्यक्ति यदि भारतीय मूल का कार्ड धारक है तो वह 15 वर्ष तक भारत की यात्रा कर सकता है। और ओसीआई कार्ड धारक तो आजीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा ये लोग कर सकते थे। क्या भारत में उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य था? हाँ,
पीआईओ के लिए जब पहली बार उसके भारत में रहने की अवधि 180 दिनों से अधिक हो चुकी हो, लेकिन ओसीआई के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं था। भारत में किस प्रकार के कार्य वे कर सकते थे? तो पीआईओ कार्ड धारक किस प्रकार के कार्य करते थे? पर्वतारोहण, मिशनरी, शोध कार्य एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कार्य कर सकते थे। इन क्षेत्रों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी। और ओसीआई कौन कौन से कार्य कर सकते थे? तो पर्वतारोहण, मिशनरी, शोध कार्य एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कार्य कर सकते थे। उन्हें भी बिल्कुल सेम है, जो कार्य कौन कौन कर सकता था ये प्रावधान दोनों में सेम है। कोई व्यक्ति कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो पीआईओ कार्ड धारक कैसे प्राप्त करेंगे? तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा आवेदन देने से पहले 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अब अगर ओसीआई कार्ड धारक को भारत की नागरिकता चाहिए तो क्या करना होगा? तो यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले से भारत में इस प्रकार का आवेदन देने से पहले से रह रहा है तो इस प्रकार के आवेदन के 5 वर्ष बाद उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्या इसे समाप्त किया जा सकता है? हाँ, कुछ आधारों पर, ओसीआई को भी कुछ आधारों पर समाप्त किया जा सकता है। तो ये तुलना है पीआईओ और ओसीआई की, लेकिन अब दोनों समाप्त हो गई हैं क्योंकि 2015 में जो नागरिकता में संशोधन हुआ था उसके तहत ओसीआई और पीआईओ दोनों को एक दूसरे से मर्ज कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने इस लेक्चर में इस पॉइंट को इसलिए ऐड किया था कि मेंस में ये आ सकता है कि पीआईओ और ओसीआई में अंतर क्या है, या फिर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पीआईओ क्या है या ओसीआई क्या है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं 2019 में नागरिकता के क्षेत्र में किया गया संशोधन। लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर को व राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर को पारित इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर को प्राप्त हुई, जिसने कानून सीएए का रूप ले लिया, अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का इसने रूप लिया। ध्यान से देखिएगा, लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर को और राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर को इस विधेयक को पारित किया और राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को इस पर अपनी अनुमति दे दी। और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह बना सीएए, अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन इस कानून के माध्यम से किया गया। नए पारित किए गए कानून सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान, 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ना का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो 3 देश हैं यहाँ पर और 6 धार्मिक समुदाय के लोग हैं। सिर्फ इन्हीं 6 धार्मिक समुदाय के लोगों को ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए, और वे 3 देशों से संबंधित होना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। संशोधित कानून में इन 6 समुदाय के प्रवासियों को उदार प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, परंतु सीएए के तहत किए गए संशोधित प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के साथ साथ बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट वाले इलाकों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मिजोरम पर लागू नहीं होगा। तो यह प्रावधान जो है पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन 6वीं संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें एवं बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन 1873 में अधिसूचित जो इनर लाइन परमिट वाले इलाके हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। तो चलिए इस इमेज के माध्यम से इसको हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो ये क्षेत्र हैं
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 6 समुदाय हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर गए हों, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि एनपीआर या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आखिर है क्या। तो यह देश के सामान्य निवासियों का एक डेटाबेस है। यहां सामान्य निवासियों से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो विगत 6 माह या उससे अधिक समय से किसी स्थान के निवासी हैं या फिर 6 माह या अधिक समय तक उस स्थान पर रहने का इरादा रखते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सामान्य निवासी। ऐसे लोगों के धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति व अन्य विभिन्न जनांकीय जानकारियां इनकी स्वघोषणा के आधार पर ही संकलित की जानी है तथा इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार का रजिस्टर जो है बन भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि व्यापक विरोध हो रहा है इस पर। अब एनआरसी क्या है? तो इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जो भारत के नागरिक ना होने के बावजूद भारत में रह रहे हैं। अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना तथा यदि संभव हो तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर वैध नागरिक बनाया जाए, ये प्रावधान है एनआरसी का। एनआरसी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1971 के दौरान बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारतीय सीमा में, विशेषतः असम व पश्चिम बंगाल में आ चुके थे। असम एनआरसी के तहत ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना गया है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने दिया गया है। ऐसे ही लोगों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजना, ये उद्देश्य है एनआरसी का। परंतु इसका व्यापक विरोध हो रहा है। अपन निकट भविष्य में देखेंगे कि ये लागू हो पाता है अथवा नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।